हेलो एवरीवन। तो मैंने पिछले वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स के मॉडल क्वेश्चन को लाया था, उसके साथ आंसर भी थे। तो मैंने उसमें पूरा नहीं बताया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो आज हम 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों का विस्तार से क्या करना है, वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या समझते हैं कि इसका क्वेश्चन को समझते हैं। अगर हमें आज से हजारों साल पहले के भारत के बारे में अगर जानना होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस समय कैसे लोग रहते थे। उसके लिए कुछ तो जरूरी है, क्योंकि उस टाइम तो ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना तो समाचार पत्र जैसे कुछ चीज़ें थी। इसलिए इतिहासकार क्या करते थे, पुराने समय की जानकारी के लिए अलग अलग प्रमाणों का सहारा लेते थे। इन्हीं प्रमाणों को क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। तो ऐतिहासिक स्रोत का जो 5 स्तंभ है वो है पुरातात्विक स्रोत। इसको हम समझते हैं अब क्या क्या है। पुरातात्विक स्रोत, फिर क्या है अन्वेषण और उत्खनन, उसके बाद क्या है साहित्यिक स्रोत, उसके बाद क्या है साहित्यिक स्रोत में 2 प्रकार है, क्या है एक धार्मिक साहित्य और एक है लौकिक साहित्य। और नेक्स्ट है अभिलेख, उसके बाद सिक्के हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, उसके बाद फिर निष्कर्ष है। तब हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी भी देश के इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। इन स्रोतों से हमें तत्कालीन समाज, राजनीति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में क्या पता चलता है, जानकारी पता चलता है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, अभिलेख है, सिक्के है, वही जो मैंने अभी बताया। ठीक है, अब एक लाइन बाय लाइन समझते हैं पुरातात्विक स्रोत को। तो पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, जिसमें हमें प्राचीन भवन, नगरों के अवशेष, मूर्तियां, औजार, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, हथियार और कब्रें आदि मिलते हैं। ठीक है, इनसे प्राचीन मानव के जीवन और संस्कृति की क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि अन्वेषण और उत्खनन क्या है। तो प्राचीन स्थलों की खोज को क्या कहा जाता है, अन्वेषण कहा जाता है। और जमीन के नीचे दबे अवशेषों को वैज्ञानिकों द्वारा निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्खनन कहलाती है। उत्खनन का अर्थ ही है कि जमीन के अंदर से खोदकर बाहर निकाला हुआ। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, लोथल है, कालीबंगान है। ठीक है, अब नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। प्राचीन ग्रंथों और पुस्तकों से भी इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग। तो पहला क्या है धार्मिक साहित्य और दूसरा क्या है लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में क्या क्या आता है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, बौद्धों का त्रिपिटक, जातक कथाएं, जैन ग्रंथ, ये सब। ठीक है, जो हमें क्या बताती है, धर्म, समाज, राजनीति और उनके दर्शन के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट है लौकिक साहित्य। इसमें हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में पता चलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, संगम की साहित्य आदि प्रमुख है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या है अभिलेख। पत्थरों, स्तंभों, चट्टानों और तांबे की पट्टियों पर लिखे लेखों को क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। इनके अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण अभिलेखनीय स्रोत हैं। अब क्या है नेक्स्ट, सिक्के। प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों से राजाओं, राजवंशों, आर्थिक स्थिति, व्यापार और धार्मिक विश्वासों की क्या होती है, जानकारी मिलती है। और भी चीज़ें हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण। तो जो विदेश से यहाँ यात्रा करने आते हैं वो यूनानी हो गए, चीनी यात्री हो गए, वो भारत के बारे में क्या करते हैं, विवरण करते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी लिखते हैं। ठीक है, भारतीय समाज की राजनीति, धर्म, संस्कृति के बारे में भी क्या करते हैं, वो लिखते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। उसके बाद निष्कर्ष, तो जो मैंने बताया उससे आप लोगों को बहुत कुछ समझ, अगर कोई इसे पढ़ेगा भी तो खुद से निष्कर्ष लिख सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल तक मानव जीवन के विकास की चर्चा कीजिए। तो इसका सबसे पहला देखते हैं क्या है ये। ठीक है, प्रारंभिक मानव पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था, यानी कि अभी के जो मानव हैं और जो पहले के मानव थे, अभी तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन पहले के जो मानव थे उनके पास सीमित सुविधाएं थी, इसीलिए वह पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होते थे? प्रकृति पर। वह शिकार, खाद्य संग्रह, यही सब करके अपना जीवन चलाते थे। ठीक है, समय के साथ उन्होंने क्या बनाना शुरू किया? पत्थर का औजार बनाना शुरू किया, जिससे वह क्या कर सके? शिकार कर सके। अगर कोई जानवर उन पर हमला कर रहा है तो उनसे वो बचाव कर सके। आग का प्रयोग भी किया इन्होंने, पशुपालन की, कृषि करना सीखा। इसके बाद विकास क्रम में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल का विशेष महत्व भी दिखाई देता है। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल देखते हैं। इस काल में मानव शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता था? घूमता था। हाथों में क्या लेकर? कुल्हाड़ी लेकर। क्लीवर, चॉपर, स्क्रैपर इसके प्रमुख औजार थे। और नेक्स्ट है सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, भीमबेटका। ठीक है, ये सब क्या है? इसके प्रमुख स्थल हैं। उसके बाद समय के साथ ये लोग क्या करना सीखे? आग का प्रयोग भी करना सीखे। उसके बाद इन्होंने भोजन आग में पका कर खाया तो उन्हें और स्वाद लगा। तो इसका भी एक कहानी है जो कि सबको पता ही होगा कि आग की खोज कैसे हुई, तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। इस काल में सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ का विकास हुआ। ठीक है, यानी कि इस टाइम क्या हुआ? मानव शिकार, मछली और खाद्य संग्रह पर धीरे धीरे क्या होने लगा? निर्भर होने लगा, लेकिन उसके जीवन में स्थायित्व आने लगा था, क्योंकि वो अब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे। वो अब एक जगह क्या हो जाते थे? जहाँ उन्हें ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी वो वहीं स्थायित्व के रूप में रह जाते थे। अब नवपाषाण काल की ओर बढ़ते हैं। तो इस काल में कृषि पशुपालन की शुरुआत हुई। कृषि और पशुपालन दोनों की शुरुआत हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। इस काल में पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग शुरू हुआ। कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार का विकास हुआ। आहार बनास, मालवा, कायथा, जोरवे प्रमुख ताम्रपाषाण काल की क्या है? संस्कृतियाँ थीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करें। तो हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता में से एक थी। इसका विकास मुख्य रूप से कहाँ हुआ है? सिंधु घाटी नदी के किनारे हुआ है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ के क्षेत्र क्या है? तो बहुत सारी हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहला है नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन अत्यंत विकसित थी। नगरों को सामान्यतः ऊंचे दुर्ग क्षेत्र और निचले नगर में बांटा गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि अभी जो नगर नियोजन है वो अभी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, सीमित सुविधाओं के होने के बावजूद भी। अब जल निकासी व्यवस्था देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ कैसी थी? बहुत ही उनकी विशेषताएं हैं, जैसे कि घरों की नालियाँ एक मुख्य नाली से जुड़ी होती थी और ढक्कन नुमा उसमें क्या होता था? नालियों को ढका हुआ होता था। ऐसा नहीं कि जो आजकल हम लोग देखते हैं वैसा नहीं। मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार भी क्या है? बहुत ही उन्नत किस्म का कला को दर्शाता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था, विशाल था। ठीक है, स्नानागार के बारे में भी आप अलग से पढ़ सकते हैं, और अगर आपको अच्छे से याद हो तो आप उस पॉइंट को भी यहाँ डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है कृषि और अर्थव्यवस्था। हड़प्पा वासी कृषि और पशुपालन करते थे। गेहूँ, जौ आदि जैसी फसलें उगाते थे। बैल, भैंस, भेड़, बकरी जैसे पशु भी पाला करते थे। अब उसके बाद है व्यापार। तो हड़प्पा वासी क्या करते थे? आंतरिक और बाहरी व्यापार करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ क्या था? उनके व्यापारिक संबंध थे। लोथल को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। शिल्प। हड़प्पा सभ्यता में धातु कर्म, मिट्टी के बर्तन, मनके आभूषण विकसित थे। काशी की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से मिली है। ठीक है,
और धार्मिक जीवन क्या है कि वहाँ मातृ देवी की पूजा की जाती थी, पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी, वृक्षों जैसे पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को क्या मिला है, प्रमाण मिला है। लिपि तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यह मुख्यतः मुहरों पर मिलती है, यानी कि इस काल के जो मुहर हैं उसमें इसकी लिपि दिखाई देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। ठीक है, तो क्या कारण थे जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता क्या क्या हो गया, अंत हो गया। तो अब इसको पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ है। मान लीजिए अगर हम कहें कि किसी भी सभ्यता का अंत अचानक हुआ, तो क्या यह संभव है? नहीं। एक दिन में किसी भी चीज़ का अंत नहीं हो सकता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, अंत हो जाता है। और उसके भी कई कारण होते हैं, तो वही आज हम कारण देखेंगे। तो इसके पतन के प्रमुख नहीं, इसके पतन के संबंध में इतिहासकारों के अलग अलग क्या है, कारण है। सभी का अलग अलग कारण बताया गया है, सभी ने अलग अलग कारणों का क्या किया है, चिंतन और मनन किया है। तो सबसे पहला कारण जो है वो बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन। हो सकता है कि इस समय क्या हो गया हो, अत्यधिक सूखा हो गया हो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुई हो, सारी कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई हो। इससे सभ्यता क्या हो गई हो, आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गई हो, जिसकी वजह से खाने पीने के इनको क्या करने पड़े, बहुत ही ज़्यादा, जिसके वजह से ये क्या हो गए, धीरे धीरे इनकी सभ्यता समाप्त हो गई। दूसरा कारण जो बताया जाता है वो है बाढ़। मोहनजोदारो जैसे स्थानों से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। बार बार आने वाली बाढ़ ने नगरों को नुकसान पहुंचाया होगा, यानी कि हो सकता है, बहुतों का मानना है कि बार बार बाढ़ आई होगी, क्योंकि ये किसके किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था, और उसके आसपास क्या थी, उसकी सहायक नदियाँ भी थी। तो बहुतों का मानना है कि हो सकता है बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ हो, बाढ़ आया हो, और एक बार नहीं बार बार आया हो, जिसकी वजह से क्या हो गया हो, नुकसान पहुंचा हो और इस सभ्यता का अंत हो गया हो। क्योंकि जो बाढ़ के मिट्टी होते हैं उसका भी प्रमाण मिला है यहाँ। नेक्स्ट है नदियों के मार्ग में परिवर्तन। बहुतों का मानना है कि नदियों के मार्ग बदल गई हो बस्तियों के तरफ से, यानी कि जो सिंधु सरस्वती की जो सभ्यता थी वो नदियाँ क्या हो, अपने मार्ग से परिवर्तित हो गई हो, जिससे वहाँ क्या हो गया हो, सूखा पड़ गया हो, जल की समस्या उत्पन्न हो गई हो, जिससे लोग क्या हो गए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए होंगे। नेक्स्ट जो कहा जाता है वो है भूकंप। जैसे प्राकृतिक आपदाएं आई हो जिससे नगरों को क्या हुआ हो, प्रभावित हुआ हो, या फिर व्यापार में गिरावट, पर्यावरणीय समस्याएं, आक्रमण का सिद्धांत। बहुतों का यह भी मानना है कि महामारी आ गई हो जिससे क्या हुआ हो, पूरा का पूरा क्या हो, सभ्यता समाप्त हो गई हो। अब ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति की तुलना को देखते हैं। तो वैदिक काल को मुख्य रूप से ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में बांटा जाता है। दोनों कालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। राजनीतिक स्थिति को सबसे पहले हम समझते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में राजा की शक्ति सीमित थी। ठीक है, सभा और समिति जैसी संस्थाएं उस टाइम क्या थी, महत्वपूर्ण थी। समाज जन और कबीलाई संगठन पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र अधिक शक्तिशाली हुआ और बड़े राज्यों का विकास हुआ। राजा की शक्ति बढ़ी तथा राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञों की क्या की गई, व्यवस्था की गई, जिससे क्या हुई, उनकी सत्ता और मजबूत हो गई। तो बहुतों को तो पता ही होगा कि अश्वमेध यज्ञ क्या है, राजसूय यज्ञ क्या है, तो ये सब भी देख लेंगे एक बार कि क्या होता है। अब इसके आर्थिक जीवन को देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। गाय को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। कृषि भी की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ गया। लोह के प्रयोग से जंगल क्या किया गया, साफ करके कृषि का विस्तार किया गया। ठीक है, व्यापार और शिल्प में भी वृद्धि हुई। अगला है सामाजिक जीवन, तो पढ़ लीजिएगा। सामाजिक जीवन में महिलाओं के बारे में है, वर्ण व्यवस्था के बारे में है, सामाजिक असमानता के बारे में है। धार्मिक जीवन, ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य जैसे प्राकृतिक देवताओं को क्या किया जाता था, पूजा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड अधिक महत्वपूर्ण, ब्राह्मणों के प्रभाव बढ़ा। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण काल था। इस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे नए धार्मिक आंदोलनों का क्या हुआ, उदय हुआ। इनके उदय के पीछे क्या क्या कारण थे, तो धार्मिक कारण थे, सामाजिक कारण, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद है ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का विरोध, जाति व्यवस्था की कठोरता, आर्थिक परिवर्तन, क्षत्रियों की प्रतिक्रिया, सरल धार्मिक मार्ग। नेक्स्ट है जैन धर्म, बौद्ध धर्म,